हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान के एनसीईआरटी आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या पहला है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित होकर दर्पण की मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अर्थात प्रतिच्छेद करती हैं, वह बिंदु ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यहाँ देखिए एक चित्र के माध्यम से कि जब यहाँ पे अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण जा रही है। यहाँ से जब परावर्तित होती है तो परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये देखिए आपका अवतल दर्पण है, यानी आपको एक प्रतिबंध याद करना पड़ेगा कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती हैं तो वह परावर्तन के फलस्वरूप हमेशा मुख्य फोकस से गुजरती हैं। दूसरा प्रतिबंध है, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यानी प्रकाश किरण को यदि हम मुख्य फोकस से भेज दें तो ये परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा प्रतिबंध है कि यदि हम प्रकाश किरणों को वक्रता केंद्र C से भेजें तो वह प्रकाश किरण हमेशा परावर्तन के फलस्वरूप अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है। यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए इन तीनों प्रतिबंधों को याद रखना अनिवार्य है। दूसरा आपका एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। न्यूमेरिकल आधारित जितने प्रश्न हैं उन सबको एक साथ ही इंक्लूड करके आप लोगों को सलूशन बता देंगे, इतने पे आपका हो नहीं पाएगा इसका सॉल्व। तीसरा है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो वह दर्पण आपका कौन सा होगा, तो उसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। प्रतिबिंब बनाने के जो कंडीशंस आपको बताए हैं यहाँ पर देख भी लीजिए, आपके लिए ये प्रतिबिंब रखा भी गया है। यहाँ देखिए कि यह आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ही वह परिस्थिति क्या है कि जब वस्तु को मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। इसमें कहा ना आवर्धित प्रतिबिंब, तो आवर्धित प्रतिबिंब इसी परिस्थिति में बनेगा। यहाँ देखिए कि जब उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को क्या किए कि जब रखते हैं तो उस परिस्थिति में वस्तु है हमारी और वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है फोकस F तथा ध्रुव P के बीच में आवर्धित नहीं बल्कि वस्तु से छोटा बन रहा है। तो यानी उत्तल दर्पण में यही स्थिति, या तो बिंदु के आकार के या तो छोटे आपके प्रतिबिंब बनेंगे। यानी अगर सीधा की बात हो और बड़े की बात हो तो वह अवतल ही होगा। ऐसे याद कर लीजिएगा, अवतल। अवतल में दर्पण के लिए मैं बता रहा हूँ और ये आपका उत्तल है। मैं बार बार इसको बताता हूँ। अवतल में 4 है, ये बड़ा है, और उत्तल में 3.5 अक्षर है, ये छोटा है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। आवर्धित और बड़े प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा अवतल दर्पण में ही होती है। इसका अगला प्रश्न है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। देखिए आपका न्यूमेरिकल मैं कल इसका अपलोड कर दूंगा। देखिए कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। हर परिस्थिति में ये वस्तु का काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसके कारण इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए, इतनी बड़ी वस्तु है और इसका इतने छोटे में इसका प्रतिबिंब बना, इससे मतलब पीछे की बहुत सारी वस्तुओं को यह कलेक्ट करके छोटा बना के बहुत सारे प्रतिबिंबों को उसमें दिखा सकता। 2, 4, 10, 20 जितनी गाड़ियों को वह आपको उस मिरर में आसानी से दिखा सकता है। इसीलिए हम सदैव
पश्च दृश्य दर्पण के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। यानी उत्तल में छोटा है, वो सब कुछ छोटा करके दिखा देता है। हम पीछे से देखते हैं कि उतनी बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल गाड़ियाँ कैसे छोटी छोटी दिखाई देती है, तो यही रीजन है उत्तल दर्पण का प्रयोग करने का। ये दोनों प्रश्न आपके न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल को हमने बताया कि कल वाले वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। यहाँ देखिए, पहला, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती हैं। क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेंगे अथवा अभिलंब से दूर हटेंगे? बताइए क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि विरल माध्यम से वायु जब सघन माध्यम जल में प्रवेश करने से इसकी चाल में हमेशा कमी आएगी। आप देखते हैं वायु में अपने हाथ को ऐसे फेरेंगे तो वह आप आसानी से फेलेंगे। जरा पानी में फेरिए तो वहाँ पे आपको लगेगा सघन। मतलब मैंने समझाने के लिए प्रैक्टिकली आपको बताया कि वायु की अपेक्षा जल आपका सघन माध्यम है, और जब भी विरल माध्यम से कोई भी प्रकाश किरण चलती है और वह सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सदैव अभिलंब की ओर झुक जाती है। मैंने आपको उदाहरण भी बताया था कि जब कोई गरीब आदमी, यानी विरल मैंने समझिए गरीब आदमी, और सघन मतलब समझिएगा एक अमीर आदमी, जब गरीब आदमी किसी अमीर आदमी के घर के पास से गुजरेगा तो वह एक बार झुकेगा, एक बार नमस्कार करेगा उनकी तरफ, उनके घर के रास्ते जाएगा कि हाँ भाई ये परिचित है, कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे काम आएगा। लेकिन वही परिस्थिति जब वो सघन माध्यम, इस सघन माध्यम से चलने वाली प्रकाश किरण विरल माध्यम से, यानी सघन अमीर वाला व्यक्ति गरीब आदमी के घर से जब गुजरता है तो उस परिस्थिति में वह उसके घर से दूर जाना चाहता है, कहीं वह मुलाकात ना हो जाए, कुछ मांग न ले। ये ध्यान रहे, जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की तरफ, अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हटेगी। दूसरा क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल है, इस पर सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से मैं ब्लैक बोर्ड पे आप लोग को सॉल्व। तीसरा जो है, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व को माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। देखा जाए कि सारणी जो आपका 10.3 की बात की गई है, अब देख रहे हैं कि इसमें अधिकतम प्रकाशिक घनत्व किसका है? हीरा का है, और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व आपके वायु की है। तो आपको लिखना पड़ेगा अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम हीरा जिसका 2.42 है, और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम हवा है जिसका 1.0003 है। अगला प्रश्न है आपका चौथा, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। आइए देखते हैं कि 3 चीज़ें हैं, केरोसिन, तारपीन का तेल और जल। तो अब हमको देखना है इसी का प्रयोग करके। तो सबसे पहले केरोसिन का आपका 1.44 है, फिर उसके बाद से तारपीन के तेल का 1.47 है, और तीसरे पे आपका जल दिया था 1.33। अब देखिए, प्रकाश जल में सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, क्योंकि जल का अपवर्तनांक जो है केरोसिन तथा तारपीन के तेल से क्या है? कम है। देखिए 1.33 है, जबकि 1.4 है या 1.47 है। अपवर्तनांक यानी अपवर्तन यानी विचलन, अपने मार्ग से जहाँ कम विचलन रहेगा वहाँ तेजी से चलेगा। यहाँ पे 1.33 एंगल पे वो घूमेगा, जबकि यहाँ पे 1.44, वहाँ पे 1.7 पे एंगल पे आपको घूमना पड़ रहा है, स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए तीव्र गति से प्रकाश जो जल में चलेगा, उसके बाद और उससे कम तीव्र गति से चलेगा आपका केरोसिन में, और सबसे कम तीव्र गति से चलेगा आपका 1.47 अर्थात तारपीन के तेल में। पांचवा प्रश्न, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन का अभिप्राय यह है कि वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग और हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात
आपका 2.42 है। यानी ये जो रेशियो है आपका, यानी वायु या निर्वात में प्रकाश का जो वेग है और हीरे में प्रकाश का वेग का जो अनुपात, इनका अनुपात 2.42 है। ये लिख सकते हैं वायु या निर्वात में प्रकाश के वेग और हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 दे रहा है, किसी लेंस के एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। आप जानते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। आप जानते हैं लेंस की क्षमता P = 1/f हमेशा मीटर में, और जब वो सेंटीमीटर में होती है तो आपका f/100 हो जाता है। इस तरह से ये जो न्यूमेरिकल है दूसरा भी और तीसरा भी, ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल है, जिसे मैं आपको कल सॉल्व करके इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।